रात को माली ने दबे हुए आदमी को भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। आपको समझ में आ रहा होगा कि संवेदनहीनता किस कदर से बड़े लोगों के अंदर, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, उसके अंदर से समाप्त होती जा रही है। और वह थोड़ी सी जो संवेदनशीलता बची हुई है वह एक ऐसे व्यक्ति में बची हुई है जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो अपने हिसाब से जितना काम कर पाता है वही करने का प्रयास करता है। जो वास्तव में काम कर सकता है वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। ऐसा लगता है ऐसे फाइल चल रही है मानो जीवन और मौत का, फांसी के फंदे पे उसको लटकना। उसने कोई ऐसा जुर्म कर दिया है कि फाइल चल रही है, राष्ट्रपति के पास गए हैं कि मृत्युदंड को माफ कर दिया जाए। पता है ना कि एक राष्ट्रपति के पास पावर होती है मृत्युदंड को माफ करने की। तो मतलब उसने ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा गुनाह किया हुआ है कि उसकी फाइल चल रही है। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। रीढ़ की हड्डी टूट जाती। रीढ़ से तात्पर्य पूरा हमारा शरीर जिस पर टिका होता है। रीढ़ की हड्डी कूल्हे पर गिरा है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है। एक ऐसा आदमी जो एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, लेकिन उस एक पेड़ के गिर जाने से पूरे सचिवालय के अधिकारियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अधिकारियों की, वो किसी काम को करने लगे, अपने बल पे एक फैसला लेना है, वो एक फैसला नहीं ले पाए। फैसला भी क्या लेना है, एक साधारण सा एक बात कहनी है, कोई फाइल नहीं साइन करना है, कुछ नहीं करना। ये इंसान के जीवन और मृत्यु का सवाल है। तो रीढ़ किसकी टूटी है? अगर आप परोक्ष रूप में देखें तो सचिवालय के अधिकारियों की, तमाम डिपार्टमेंट्स में जो तमाम लोग बैठे हुए हैं। आगे दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं। बहुत बड़ी बात इससे समझ में आएगी। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। लावारिस होना, वरना 3 दिन के अंदर क्या होता? पुलिस जो है 24 घंटे के बाद FIR नोट करती है जब कोई गायब हो जाता है। 24 घंटे के अंदर गायब होने के नहीं नोट करती है। लेकिन उसके घर वाले अगर होते हैं तो क्या होता? FIR नोट होती है, उसकी खोजबीन होती, कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब कहीं से कुछ तो काम उसके संबंध में आगे बढ़ता। तो फिर उसके आगे तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो जवाब जो वहां पे आता है उसके सेक्रेटरी का, तो क्या उसके बारे में क्या लिखा? साहित्य प्रेमी इंसान। यहाँ पे लेखक ने ऐसा क्यों लिखा कि साहित्य प्रेमी? जो साहित्य में डूबा हुआ आदमी है, जिसको साहित्य से प्रेम है, वो उसी में डूबता उपराता रहता है, मतलब कि वह उसी में गोते लगाता रहता है, किसी भी बात को खींच के लंबा करके बोलता है। ठीक, तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि बात को बढ़ा चढ़ाकर
कहना। अब जब वो ये बात ये कहता है कि पूरे देश में पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है, तो तुम एक लाइन में जवाब दे दो कि नहीं काटना है, या एक लाइन में जवाब दे दो कि पेड़ को काट के जिस भी तरह से हो सके उस आदमी को बचाओ और निकालो। सबसे पहला हमारा उद्देश्य उस आदमी को बचाने के लिए होना चाहिए। परंतु क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब आगे कहता है कि अब क्या किया जाए। इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर बाहर निकाल दिया जाए। बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा कि पेड़ को हम नहीं काट सकते हैं तो हम किसको काटेंगे, आदमी को ही काट कर निकाल लेते हैं। यह देखिए, इस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठोक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। पेड़ से मतलब समझ में आ रहा है, इसे पेड़ नहीं है। इसे आप देखोगे कि जब कोई घर वगैरह बन जाता है किसी बहुत बड़े नेता का या किसी बहुत बड़े व्यक्ति का, आगे सरकारी जमीन पे जब कब्जा होता है तो किसी भी हालात में किसी भी समय पे क्या किया जाता है, उस जमीन को बचाने की कोशिश की जाती है कि उसका घर वहां तक बन गया है, इसको अब हम तोड़ नहीं सकते, इसको सड़क में नहीं मिला सकते हैं, तो क्या किया जाता है, सड़क को ही खिसका दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी हालात में क्या है, आदमी बचे न बचे, उसके बचने की स्थिति दोयम दर्जे की है। पहले क्या बचाना है, पेड़ को बचाना है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि आदमी को अगर आधा काट के इधर से निकाल ले, आधा काट के उधर से निकाल ले, तब भी पेड़ जो है हमारा सही सलामत से बचा रहेगा। और एक ऐसा पेड़ जो गिर चुका है, जिसके सूखने का समय अब क्या है, अब वो सूखेगा ही, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। फिर उस आदमी को बोलना पड़ता है कि उसकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है। एक क्लर्क बोला, अपनी स्थिति का एहसास खुद ही कराना पड़ता है। ठीक, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे ये चाहिए। सिर्फ बात एक वहां की नहीं कह रहे हैं, इस कहानी की नहीं। एक छोटा बच्चा भी है, वो उसको भी भूख लगती है तो रो के चिल्ला के अपनी माँ को बुलाता है कि मैं भूखा हूं, होता है। तो अपनी स्थिति का एहसास है, समाज में अगर आप हैं, आप इस समाज में खड़े होना है तो अपनी स्थिति का एहसास स्वयं कराना पड़ेगा कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ वर्चस्व है। अगर आप समाज में अगर आप कुछ नहीं है, आपकी स्थिति शून्य है, तो आपको ऐसे ही दरकिनार किया जाएगा, आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं रहेगा। अभी वो स्थिति आपको आगे समझ में आएगी। ठीक, आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है ना। मतलब समझ में आ रहा है। एक सरकारी बाबू जो होते हैं, उनकी बुद्धि क्या होती है, उनकी बुद्धि कि मतलब कि अगर ये कह रहा है कि मैं इस तरह से तो मैं कट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो वो क्या कहता है एक नया ऑप्शन रखता है कि प्लास्टिक सर्जरी से तुमको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में उस सरकारी जो बाबू है उसकी बुद्धि कहाँ है, या मर जाएगा या जिंदा रहेगा। वह बुद्धि क्यों ऐसी बुद्धि हो गई है, क्योंकि सरकारी आदमी काम नहीं करता है। क्यों आज सरकार मजबूर हो रही है सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने के लिए, क्यों मजबूर हो रही है, क्यों बीएसएनएल आपका बैठ गया। यहाँ हमको किसी को पर्सनली कहना नहीं चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट को, लेकिन क्यों सारे जो जितने भी सरकारी चीजें हैं वो क्यों बैठती चली जा रही हैं, क्योंकि वहां का आदमी काम नहीं करता है। बड़ा बड़ा सेटअप लग गया है, लाखों करोड़ों की उसमें मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन आदमी काम नहीं कर रहा। उसको पता है कि मेरे को जब काम करना बहुत ज्यादा इतना ही होगा ना, 3 साल या 5 साल बाद मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इतना ही होगा ना, सरकारी नौकरी से निकाला तो नहीं जाएगा। बस यही विचार उन सरकारी बाबुओं का दिमाग जो है वह कुंद करके रखी हुई है
कि वो यह नहीं सोच रहे हैं कि अगर इसको हम काटेंगे तो भले इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे, लेकिन क्या होगा, ये तो मर ही जाएगा। यह उनकी बुद्धिमत्ता को यह बात जो है कृष्णचंद्र जी इस बात के माध्यम से समझाना चाहते हैं। फिर आगे, इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। अभी भी फाइल चल रही है। अब नया डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। किस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसको तो ज्यादा व्याख्यायित करने की आवश्यकता है, नहीं समझ में आई गया, इसलिए फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को मालिया ने दबे हुए आदमी के मुख में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर जा चुका है। कितने गर्व की बात है कि तुम्हारा मामला ऊपर से ऊपर चलता जा रहा है। सुना है कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया? अब सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी। जब बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग का यह मतलब होता है चाय पानी नाश्ता, बढ़िया खाना, ठीक, थोड़ा बातचीत। क्या यह बात वास्तव में मीटिंग में रखने योग्य है? ऐसा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पहले उनका कोई सैनिक कहीं धराशायी हो गया, कोई पकड़ लिया है, तो पहले वो जितने भी संसद में सभी सांसदों को बुलाएंगे, सभी विधान परिषद में सभी विधायकों की बैठक होगी, मंत्रणा होगी, राष्ट्रपति से बिल पारित होगा, तब जाके कोई काम होगा। रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक होगा। क्यों? अधिकारी कैसा हो जो एक आम जनमानस की बात को समझ सके। जो हमारा जो प्रशासन है, जो हमारी जो व्यवस्था है, वह क्या है? प्रशासन क्यों रखा जाता है? आम आदमी की, आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस है ना। आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट बना हुआ है। यह कौन से बुद्धि की पराकाष्ठा है कि एक आदमी आता है तो कहता है कि इसको, एक बाबू कहता है कि इसको काट दो, एक बाबू कहता है कि नहीं इसको ऐसे दबा रहने दो, हमारी इतनी रसीली फलदार जामुने इसमें होती हैं, बेचारा जामुन का पेड़ हम कैसे काट दें। तो पूरी कहानी में सिर्फ अभी तक हमको क्या नजर आ रही है? संवेदनहीनता। अब देखिए अब फाइल में कैसे जोर पकड़ता है। मैंने अभी क्या कहा? समाज में आपकी स्थिति होनी चाहिए, मैं कुछ हूं, मेरा अस्तित्व क्या है समाज में, मैं कहां पे खड़ा हो रहा हूं, यह स्थिति होनी चाहिए। आइए, दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बातचीत क्या कहता है कि तुम जो है पता नहीं बातचीत करोगे नहीं करोगे, तो मतलब मीटिंग होने वाली है ना, उस मीटिंग में तुम क्या करोगे ये पता नहीं है। तो वही बात कहता है लेखक, इस दबे हुए आदमी के मुख से कहलाता, कहता ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। खाक, मिट्टी में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जब तक तुमको खबर होगी कि हम कौन हैं। आगे, माली ने चंबे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? मतलब वो क्या करता है, वो माली जो उसको अभी तक उसका ख्याल रख रहा है, उसको खाना खिला रहा है, दाल चावल खिला रहा है, हालांकि उस तक जाने की परमिशन किसी के पास नहीं है। जो सबसे छोटे का जो हवलदार, जो पुलिस वाला है, वो उसके पास उसको जाने की इजाजत दे देता है, क्योंकि वो आदमी जो है भूखा है। दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटरिएट में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। मतलब एक कान से होते हुए बात पूरे सचिवालय में फैल गई।
बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। हम मर रहे हैं, आपको भूख लगी हो और आपको आपकी मम्मी कहे लोरी सुना दे रहे हैं, तुम पेट भर लो। तो यहाँ पे क्या कहता है, कुछ लोग मतलब आते हैं उसको अपने सब कुछ सुनाने वगैरह लग जाते हैं, अपने दोहे अपनी कविताएं सुनाने लग जाते हैं। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। वो एक तो दबा हुआ है, कहते हैं अब इस पे तुम आलोचना मतलब समझते हैं ना कि एक होता है पॉजिटिव सेंस में और एक होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सही है यथार्थ रूप से उसको बताना। तो कहते हैं उसको मजबूर करने लगे कि नहीं तुम बताओ क्योंकि तुम एक कवि हो। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अभी तक तो कुछ उम्मीद था, बात क्या थी ऊपर तक पहुंच गई थी कि कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन अब क्या हुआ, मामला फिर से नए डिपार्टमेंट में चला गया। और फिर से उस नए डिपार्टमेंट में जाने के बाद क्या होता है, अब सबका पल्ला झड़ गया। क्या है, जब पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इसको कल्चरल डिपार्टमेंट में हस्तांतरित कर दिया गया। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। कोई भी डिपार्टमेंट इतना सा तो होता नहीं है। अब वो क्या हुआ, वो कहाँ पहुंच गया, वो साहित्य अकादमी तक उसकी फाइल जो है पहुंच गई। फैसला नहीं हो रहा है, फाइल दौड़ रही है। और गरीमत अभी तक क्या है कि फाइल भी दौड़ रही है। ठीक, फाइल दौड़ रही है। आगे बेटा उसको उठा दो। तुम कवि हो, उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। कवियों के शायरों के छोटे छोटे उपनाम जो होते हैं वो प्रसिद्ध होते हैं, तो ये जो है ओस नाम से प्रसिद्ध है। ओस सेक्रेटरी जो से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य, सेक्रेटरी जो से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा हुआ है। इतना बड़ा कवि अंधेरी गुमनामी में दबा हुआ, ये दिख गया। इतने बड़े पेड़ के नीचे दबा हुआ है, यह नहीं दिख रहा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। भाई गुमनामी में होता तो उसकी कविता, उसका गद्य संग्रह, उसकी कविताएं उस आदमी तक कैसे पड़ी, साहित्य अकादमी के मेंबर तक कैसे पहुंची होती। इसका मतलब वो गुमनाम नहीं है। हाँ, उस समय उसके माथे में कोई ऐसा कोई स्टिकर नहीं चिपका हुआ है कि वह एक ओस कवि है। ठीक, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की।
दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया। ये लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। भाई जिंदा रहेंगे तब तो कुछ करेंगे, तब तो किसी सम्मान पत्र को लेके घूमेंगे, किसी स्टेज पे जाएंगे, किसी से सम्मान प्राप्त करेंगे, या इस चुनाव पत्र का कुछ करेंगे। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। जब उसकी आंखों से पता चल रहा था कि बहुत ही ज्यादा वह आदमी कष्ट में है। ये जो कष्ट दिखाया जा रहा है, ये कष्ट जो है एक आम आदमी का कष्ट है, या मनुष्य का कष्ट है, हमारे और आप जैसे आदमियों का कष्ट है कि जब आप दुख में होते हैं, जब तक आपकी पहचान कहीं नहीं होती है, तो व्यक्ति किन स्थितियों परिस्थितियों से होकर गुजरता है। उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपको आपकी जरूरत पे कोई खड़ा हो जाए। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। हम ये नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। नाम होगा ना कि हमने उस कवि के पत्नी को इतने लाख रुपए दिए, घोषणा पत्र होगा, पेपर में निकलेगा। उसमें भी सरकार क्या, उसमें भी क्या है, वो डिपार्टमेंट अपना नाम कमा रहा है। सीधे उसने क्या कहा, पहली लाइन ही कि यह हम नहीं कर सकते। तुमको कहां से, क्या तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते, तुमको इस पेड़ से नहीं निकाल सकते। तुम जो दबे हुए हो, तुम दबे रहो, पड़े रहो। इसका तो यही मतलब हुआ ना। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। अब बेचारे की बीवी है ही नहीं है, पहले उसने बताया कोई बीवी बच्चा है नहीं। मैं अभी जीवित हूं। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। कवि कह रहा है भाई वो जिंदा रहना चाहता है, आम आदमी जिंदा रहना चाहता है। मरने के उपरांत उसको कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त होगा यह नहीं पता है। मरने के बाद उसकी बीवी को कितना पैसा दे दिया जाएगा यह नहीं पता है। अगर वो शादीशुदा भी होता, उसकी पत्नी भी होती, तब भी जो मदद उसका पति उसकी कर सकता है, वो कोई भी क्या है, वजीफा नहीं कर सकती। कोई कितना भी रुपया पैसा हो नहीं कर सकता। रुपया पैसा क्या करता है, सिर्फ एक क्या करता है, थोड़ी सी मदद कर देता है, किसी का सहारा नहीं होता। फिर आगे मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। अब एक नए डिपार्टमेंट की बात होने लगी। आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। काम फाइलों में चल रहा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। कल जो है जान बच जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आएगा, पेड़ काटेगा, लेकिन वास्तव में पेड़ कटेगा। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। फिर रुक गया काम। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। एक नया विभाग आ गया, विदेश विभाग। इस पेड़ को न काटा जाए। क्यों न काटा जाए? कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया था। पेड़ इतना कीमती है। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। ठीक, इस वजह से पेड़ को फिर काटने से रोक दिया गया। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क चिल्लाया,
दूसरी और दो राज्यों के संबंध का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटूनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? एक आदमी के जीवन का बलिदान, अगर उस आदमी का घर परिवार बच्चे हो तो उस बलिदान के आगे वो सब कहाँ जाएंगे उसके बाद? और हम हमेशा यही चाहते हैं बेटा कि बलिदान जो है पड़ोसी दे। कभी हम यह नहीं चाहते कि बलिदान हम दे। कभी किसी ने यह चाहा कि भगत सिंह उसके घर में पैदा हो। सब चाहते हैं भगत सिंह जैसा इंसान हो, लेकिन सब ये चाहते हैं कि भगत सिंह पड़ोस में पैदा हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि भगत सिंह को कोई यह नहीं चाहता है कि भगत सिंह उसके घर में पैदा हो, क्योंकि कोई बलिदान नहीं देना चाहता, अपना बलिदान नहीं देना चाहता कोई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक क्लर्क जिसके अंदर थोड़ी संवेदना जागती है वो रोकता है, कहता है कि एक आदमी की जान का सवाल है, परंतु दूसरा क्लर्क उसको रोक देता है, कहता नहीं, हमें कितनी मदद मिलती है, हमारे राज्य को सरकार से कितनी मदद मिलती है, हम उस मदद को कैसे नकार कर सकते हैं? एक आदमी का बलिदान होता है तो हो जाने दो। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, यही है ना, कवि को मर जाना चाहिए निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग स्पेन की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। अब बात प्रधानमंत्री तक पहुंच गई, मामला इतना ऊंचा चला गया है। ठीक, ऐसे यह मामला इस तरह से इतना ऊंचा चला गया जैसे लगता है देश से संबंधित बात है, सेना से संबंधित बात है, कितनी बड़ी बात है कि जिसका फैसला जो है प्रधानमंत्री के अलावा कोई और कर नहीं सकता। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि ने फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। एक ऐसी फाइल जो इंसान के जीवन से संबंधित है। आगे 2 लाइन और है, पढ़ लिया जाए। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां नजीब और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। कितनी दर्दनाक मौत। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। एक आम आदमी हमेशा ऐसे ही जीने का प्रयास करता है। किस प्रकार से वो अपने जीवन को खींच रहा था एक एक दिन, किस प्रकार से एक आम आदमी आप महसूस कर सकते हो कि वह एक एक दिन किस प्रकार से अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में खींचता है, चलता है। और बड़े बड़े अधिकारीगण क्या करते हैं, जिनके हाथ में सब कुछ होता है और किसी भी उनके पास इतनी पावर है कि अपनी थोड़ी सी भी, अगर उनके जो 100% की जो क्षमता है, उस 100% में से वो 2% का भी यदि वह इस्तेमाल कर लें तो आपका देश कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन सरकारी विभाग में ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं और अपना काम एक दूसरे को वह इस प्रकार हस्तांतरित करते हैं कि, और उससे सिर्फ हस्तांतरित नहीं करते, अपना पल्ला झाड़ते, चाहे वो किसी के जीवन और मृत्यु का ही सवाल क्यों ना हो। जिस दर्दनाक मौत को लेखक ने आपके सामने रखा, वह मौत क्या दर्शाती है, पूरी कहानी, पूरा आपको जो लेख है, जो पूरा निबंध है, वो कैसा लगता है। हर लाइन में हमें हंसी आती है ना, हर लाइन में, हर पंक्ति में हम हंसते हैं। लेकिन अंत क्या है? एक ऐसा बलिदान एक आम आदमी द्वारा है, जो जीवन को जीने की जो जिजीविशा है कि मैं किसी भी प्रकार से जीऊंगा, मुझे जीना है,
एक जगह एक लेखक लिखता है ना, मैं मुझे किसी भी हालात में सुबह तक जीना है, वो जीने का प्रयास करता है, वो अपनी जिजीविषा की बदौलत जीवित रहता है। परंतु आखिर तक वो कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये शायद आपके दुष्यंत कुमार जी का ही गजल है। जब तक मदद पहुंच रही है प्रधानमंत्री साहब की, कहा जा रहा है कि भैया तुमको निकाल लिया जाएगा, वो सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी ले लेते हैं। तब तक क्या हुआ? तब तक सारा मामला खत्म। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।